अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। नाजरीन, बहुत से लोग मेरे से ये सवाल करते रहते हैं कि बिलाल भाई, कनाडा जाने का सबसे आसान तरीका क्या है, कैसे हम कनाडा जा सकते हैं, आप कनाडा कैसे जा रहे हैं, कैसे आपने ये प्रोसेस किया था, वो हमें बताएं। लोग कनाडा जाना चाहते हैं लेकिन उनको कनाडा जाने का तरीका नहीं पता। बहुत से लोग इस कंफ्यूजन का भी शिकार है कि आया उनको सारा प्रोसेस खुद करना चाहिए या किसी कंसल्टेंट के थ्रू करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ खुलासा करूंगा कि जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे कैसे इनविटेशन आई थी और किस बुनियाद पर मुझे कनाडा की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था कि मैं परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा के लिए अप्लाई करूं। तो नाजरीन, कहानी दिलचस्प है, गौर से सुनिए। पहली बार मैंने 2014 में कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था। 2 साल के इंतजार के बाद जब मेरा इंटरव्यू अबू धाबी में हुआ, जी हाँ, उस वक्त पाकिस्तान में कनाडा की एम्बेसी नहीं होती थी। इंटरव्यूज देने के लिए भी अबू धाबी जाना पड़ता था। अबू धाबी इंटरव्यू देने गया था और उस इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गया था। क्यों रिजेक्ट हो गया था वो मैंने एक पूरी वीडियो में बताया है, जिस का थंबनेल ये है और ये आपको एंड स्क्रीन में दिखा दूंगा। आप वहां से जाकर पूरी कहानी जान लीजिएगा, ताकि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका केस रिजेक्ट होने के चांसेस खत्म हो जाएं। दूसरी बार मुझे शौक उठा 2018 में दोबारा से अप्लाई करने का। और होता है ना, इंसान एक दूसरे को देखकर इंस्पायर होता है। मैं भी देख रहा था कि मेरे सारे कोर्समेट्स जा रहे थे मुल्क से बाहर। कोई यूएस जा रहा था, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूके, कोई कनाडा। तो मुझे इश्तियाक हुआ, मुझे फिर से शौक उठा कि मैं भी अप्लाई करता हूँ, दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाता हूँ। हालांकि इट वाज नॉट इजी। एवरी टाइम यू अप्लाई टेक्स लॉट ऑफ मनी एंड पेशेंस, लेकिन फिर भी मैंने ये किया। और यही इनफैक्ट वो रीजन है कि दुबई से आ भी गया था, क्योंकि 2018 में मैं दुबई में था और मैं ये सोचता था कि अब तो बस इंशाल्लाह मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई किया है। यानी पहली बार जो गलती की थी उससे सीख कर दूसरी दफा जैसे मैंने अप्लाई किया, वो अपनी गलतियों से सीख कर अप्लाई किया। तो मैं बड़ा होपफुल था कि इस बार तो मेरा केस हो ही जाएगा अप्रूव, और विद इन 6 मंथ्स इंशाल्लाह मैं कनाडा में बैठा हुआ हूँ। तो मैं मई में ही दुबई से आ गया था पाकिस्तान। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट इट वुड हार्डली टेक 3 to 4 months कि मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मैं कनाडा चला जाऊंगा। वो और बात है कि इट टुक फ्रॉम 2018 में अप अंटिल नियर द एंड ऑफ 2022, यानी अगस्त एंड सितंबर 2022 में मुझे फिर ग्रीन झंडी दिखाई कनाडा की गवर्नमेंट ने कि आ जाओ भाई अब। तो इट टुक सो मच टाइम। लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूं कि मेरे स्कोर्स क्या थे, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो चार्ट शेयर करूंगा जिसको देखकर आपको पता लग जाएगा कि किस बुनियाद पर मुझे अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया गया था, कट ऑफ स्कोर क्या था 2018 में, और कैसे मैं उस कट ऑफ स्कोर से ऊपर आ गया था जिसकी वजह से मुझे इनवाइट किया गया। और क्या होता है, किस किस्म की होती है वो इनविटेशन, क्योंकि आप में से बहुत से लोग, इंडिविजुअल्स एज वेल एज फैमिलीज, अप्लाई करना चाह रही होंगी परमानेंट रेसिडेंसी इन कनाडा हासिल करने के लिए, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, दुनिया भर से। Getting to see my invitation to apply will be interesting for you people, because आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब आप अप्लाई कर देते हैं, पूल में आ जाते हैं, लेट सपोज आपको इनविटेशन आ जाती है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उस पूरे का खुलासा आपके साथ इसी एक लेटर से हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, लेटर को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, थम्स अप दे दीजिए, थम्स अप दे दीजिए, थम्स अप दे दीजिए। ये देखिए नाजरीन, इस चार्ट से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2017 में जब मैंने अप्लाई किया था, नियर द एंड ऑफ 2017, तो जो कट ऑफ स्कोर था वो 440s में था। तो आई हैड हार्डली क्रॉस्ड द कट ऑफ स्कोर, जिसमें 105 पॉइंट्स मुझे मेरी एज के मिले थे। एजुकेशन के अच्छे पॉइंट्स मिले थे क्योंकि मैंने मास्टर्स तक पढ़ा हुआ है और मैंने अपनी एजुकेशन वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से असेस करवाई हुई थी, तो वो कनाडा के भी मास्टर्स के इक्वलेंट था। उसके अलावा मेरा आइल्स का स्कोर बहुत अच्छा आया था, यानी 8 बैंड आ गया था मेरा आइल्स में। मैंने अबू धाबी में ही आइल्स दिया था, तो उसके मुझे 133 पॉइंट्स मिले।
अब उसके अलावा आप देखें कि फ्रेंच के मेरे 0 पॉइंट्स हैं, कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के 0 पॉइंट्स हैं, और मेरे स्पाउस की ना तो मैंने एजुकेशन असेस करवाई, ना ही मैंने अपने स्पाउस की इंग्लिश टेस्ट दिलवाया यानी आइल्स का टेस्ट दिलवाया, ना ही मेरे स्पाउस का कोई कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस था। तो हर तरह के पॉइंट्स 0 थे जो एलिजिबिलिटी की तरफ काउंट करते हैं। तो ये चार्ट देखकर आपको आपके एक सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए कि बहुत से लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि बिलाल भाई हम कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैरिड कपल्स होते हैं, तो क्या खाली मुझे ही आइल्ट्स देना पड़ेगा या मेरी वाइफ को भी देना पड़ेगा, या मैं अप्लाई कर रही हूँ तो क्या खाली मैं ही आइल्ट्स दूँ या मेरे हस्बैंड को भी देना पड़ेगा। और उसके अलावा अपने स्पाउस की एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हवाले से भी क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं कि बिलाल भाई क्या अगर मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी बीवी का है या उसकी एजुकेशन है, तो मैं उसको असेस करवा के उसकी बेसिस पर कुछ पॉइंट्स ले सकता हूँ। तो ये चार्ट देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर आपकी स्पाउस ने भी आइल्ट्स दिया हुआ है या वो पढ़ी लिखी है या उनका एक्सपीरियंस है, तो उसके भी पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं, तब थोड़ा आसान हो जाता है। मेरा पर्सनल सिनेरियो ये था कि मैंने अप्लाई किया था एज अ सिंगल, क्योंकि बैक देन व्हेन आई हैड अप्लाइड उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई हुई थी, तो मैं तो था ही सिंगल, तो मेरी कोई स्पाउस ही नहीं था। तो मुझे सिर्फ अपने ही इंडिविजुअलिटी की बेसिस पर अप्लाई करके compete करना था, और वो मैं सक्सेसफुल हो गया उसमें। फिर एक दफ़ा जब मुझे इनविटेशन आ गया अप्लाई करने का, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, तो बाद में स्पाउस और बच्चों को मैंने एज डिपेंडेंट्स अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड करवा लिया। यानी मुझे अपने स्पाउस की ना आइल्ट्स दिलवाना पड़ा, ना उसकी कोई एजुकेशन असेस हुई, कुछ भी नहीं। तो ये बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है अगर आपके अपने पॉइंट्स अच्छे बन रहे हैं। अब इस पूरे में मेरे दो जो थे तगड़े पॉइंट्स थे, एक ये कि मेरी एजुकेशन बड़ी अच्छी थी, मास्टर्स तक मैंने पढ़ा हुआ था, और दूसरा ये कि मेरा आइल्ट्स का स्कोर बहुत अच्छा आया था, क्योंकि 8 बैंड अगर आपका आ जाए तो वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी एप्लीकेशन के सक्सेसफुल हो जाने की तरफ, या आपके प्रोफाइल को हैवी पॉइंट्स असाइन करने में। तो अगर आप दूसरी तरफ से क्वालिफाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपको कोई कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई जॉब ऑफर एटसेट्रा नहीं है, अपनी इंग्लिश स्किल्स पर तवज्जो दीजिए और आइल्ट्स का स्कोर अच्छे से अच्छा हासिल करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दैट इज़ अ मेजर माइलस्टोन इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर एप्लीकेशन लॉन्च्ड, बिकॉज उसी की बुनियाद पर फिर आपको इनविटेशन आता है। जी तो नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मैंने कोशिश की है कि आपके साथ पूरा प्रोसेस सम अप कर दूं कि जब आप अप्लाई करते हैं तो इनविटेशन आती है तो आगे फिर क्या क्या करना होता है, और मेरा स्कोर क्या रहा था और किस बुनियादों पर मेरा वो स्कोर आया था। ऐसी ही मजीद इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नए आने वालों को दे देता हूं कि हम 4 बंदों की फैमिली इंशाल्लाह फरवरी 2023 में पाकिस्तान से कनाडा मूव हो रहे हैं और अपनी जिंदगी स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं एज परमानेंट रेजिडेंट्स इन कनाडा। तो व्लॉग बाय व्लॉग देखना आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे एक फैमिली हु हैज नोबडी देयर इन कनाडा, कोई पहले से फ्रेंड्स या कोई पहले से रिश्तेदार नहीं है, तो वो कैसे फ्रॉम स्क्रैच अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। सो देखते रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिए और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।